कहानी के जो नरेटर हैं हेमंत भोसले, वो इसी बात से अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी असल में इसी कश्मकश की है कि जो दिखता है और जो महसूस होता है उसके बीच का संघर्ष क्या होता है। क्योंकि कभी-कभी डर आंखों का नहीं बल्कि हमारी आत्मा का सच होता है। तो कहानी शुरू होती है हेमंत भोसले और उनकी पत्नी संगीता से। दोनों एक नए सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट होते हैं। अब ये घर एक पुराने डैम के पास था, बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच। उनके लिए ये एक नई शुरुआत थी, या शायद किसी पुराने दबे हुए अंत की आहट। हेमंत जल संसाधन विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट थे। अपनी नौकरी की वजह से ही वो अपनी पत्नी संगीता और अपनी छोटी बेटी को लेकर एक ऐसी जगह आ गए थे जो बाकी दुनिया से आप कह सकते हैं बिल्कुल कटी हुई थी। उनका घर बरसों पुराना था, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ, जिसके आसपास मीलों तक सिर्फ जंगल और डैम का ठहरा हुआ पानी था। और घर में आते ही मतलब पहले ही दिन पहली अजीब घटना होती है। वो लोग अभी सामान सेट ही कर रहे थे कि ऊपर के एक कमरे से कुछ भारी सा घसीटने की आवाज आई। सोचिए, वो कमरा जिसे उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था, पहले ही दिन अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। और बात यहीं पर और ज्यादा अजीब हो जाती है। जिस कमरे से आवाज आ रही थी वो तो बाहर से बंद था। उस पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी किसी को पता नहीं थी। तो फिर अंदर कौन हो सकता है और वो कर क्या रहा था? बहुत जल्द ही घर का असर उस परिवार पर दिखने लगा, खासकर संगीता पर। अब ये सिर्फ आवाजों की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर उनकी आत्मा को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। जो संगीता पहले हमेशा भजन गुनगुनाती थी, खुश रहती थी, उस घर में आने के बाद एकदम बदल गई। वो गुमसुम रहने लगी, घंटों तक खिड़की से बाहर जंगल को घूरती रहती थी, जैसे वो सन्नाटा उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। संगीता का जो डर था वो सिर्फ उसका वहम नहीं था। उसे छत पर लगातार किसी के चलने की आवाज आती, कभी एक काली परछाई सरकती हुई दिखती, और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई पागलों की तरह छत पर कूद रहा हो, नाच रहा हो। घर में यकीनन कुछ तो था जो उसे परेशान करा था। संगीता की ये हालत देखकर हेमंत ने फैसला किया कि वो इस डर की जड़ तक पहुंचेंगे। उन्हें लगा कि अगर वो संगीता को दिखा दे कि उस बंद कमरे में कुछ भी नहीं है, तो शायद उसका ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हुआ ये कि सफाई के दौरान हेमंत को उस कमरे की पुरानी पीतल की चाबी मिल गई थी। तो एक रात उन्होंने संगीता को साथ लिया और उस बंद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सी बरसों पुराने सूखे फूलों की महक और उमस भरी हवा उनके चेहरे से टकराई। और अंदर क्या था? कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा कमरा खाली था, सिवाय बीच में रखी एक अकेली धूल से ढकी हुई लकड़ी की कुर्सी के। एक पल के लिए तो लगा कि संगीता का डर शायद वाकई में सिर्फ एक वहम ही था। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि भले ही हेमंत को अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया, उन्हें कुछ महसूस जरूर हुआ। एक अजीब सा एहसास, जैसे कमरा खाली होकर भी खाली नहीं था, जैसे कोई हो वहां, कोई अदृश्य शक्ति जो उन्हें लगातार देख रही हो। और फिर वो रात आई, वो रात जब डर की सारी हदें पार हो गईं। उसी रात वो अनजाना एहसास एक भयानक हकीकत बनकर उनके सामने आया। देर रात थी, हेमंत को आंगन से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था, एक खिंचाव था जिसने हेमंत को अपनी ओर खींच लिया। वो देखने के लिए खिड़की के पास चले गए, और आंगन का जो मंजर था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां एक औरत थी जिसके बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरे पर एक भयानक चीरती हुई मुस्कान थी और आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। और फिर वो पागलों की तरह एक ऐसी रफ्तार से घर के चक्कर लगाने लगी जो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं थी। हेमंत डर के मारे पर्दे के पीछे छिप गए, लेकिन तभी घर का मेन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। वो साया अब घर के अंदर था। हेमंत ने दबे पांव देखा कि वो परछाई उनके कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी, अंदर झांका और फिर तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। जब वो साया चला गया तो हेमंत ने डरते डरते अपने बगल में हाथ रखा और उनका दिल दहल गया। संगीता और उनकी बेटी बिस्तर पर नहीं थे। वो कहाँ गए? क्या वो चीज उन्हें ऊपर ले गई थी? हिम्मत करके हेमंत ऊपर गए और जो उन्होंने उस कमरे में देखा वो इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। संगीता उसी अकेली कुर्सी पर बैठी थी और अपनी बेजान बेटी के बालों में जोर जोर से कंघी कर रही थी, और कमरे के कोने में वो औरत हवा में तैर रही थी
और उनकी बेटी को छूने की कोशिश कर रही। ये देखते ही हेमंत के अंदर का पिता जागा। उन्होंने अपनी बेटी को संगीता से छीना, जिसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, और बिना पीछे देखे घर से बाहर भाग निकले। वो बस भाग रहे थे और उनके पीछे सीढ़ियों पर किसी चीज के रेंगने और घिसटने की भयानक आवाज आ रही थी। उस भयानक रात के बाद क्या हुआ? कहानी के आखिर में हेमंत को उस घर और उस औरत के पीछे की दर्दनाक सच्चाई का पता चलता है। कई महीनों बाद एक रिटायर्ड क्लर्क ने हेमंत को उस घर का इतिहास बताया। हुआ ये था कि 1980 के दशक में एक परिवार वहां रहने आया था। उसी रात भयानक बाढ़ में पति की मौत हो गई और बेचारी माँ बेटी ऊपर के उसी कमरे में फंस गए। हफ्तों बाद वो दोनों भूख से मर गए। जब लोगों को पता चला तो माँ की लाश उसी कुर्सी पर मिली, अपनी मर चुकी बेटी को गोद में लिए हुए। संगीता उस हादसे से शारीरिक रूप से तो बच गई, लेकिन उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वो फिर कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। उसकी आवाज चली गई और वो अक्सर बस शून्य में ताकती रहती थी, जैसे वो कहीं खो गई हो। और सबसे दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अनुभव उन्हें कभी छोड़ ही नहीं पाया। हेमंत कहते हैं कि भले ही वो लोग उस घर से बहुत दूर आ गए, पर आज भी संगीता आधी रात को उठकर खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखती है, जैसे वो आज भी उसी घर में उसी रात में फंसी हों। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अतीत की परछाइयां इतनी गहरी होती हैं कि वक्त भी उन्हें नहीं मिटा पाता? और क्या सच में कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहने के लिए बने होते हैं?